तो हम हमारी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा इसका हिंदी बना लेते हैं। क्या प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास दो एक हाईवे के ऊपर दो प्लेसेस हैं। ये आपका हाईवे हो गया, यहाँ पे दो प्लेसेस हो गई, एक ए और एक मान लीजिए इस तरीके से बी। तो ये ए है और ये बी है, और इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे के ऊपर ए और बी दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 100 किलोमीटर का। ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार तो ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार बी से शुरू होती है। अब देखो इसमें दो केसेस हैं, या तो ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे और या तो ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। सही बात है ना। तो एक ए से शुरू होती है और दूसरी बी से शुरू होती है। देखते हैं। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, एट द डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीडों पे, दे मीट इन 5 आवर्स, वो आगे जाकर 5 आवर्स में मीट कर जाती हैं। मतलब ये गाड़ी भी चलती है और ये गाड़ी भी चलती है। और ऑब्वियस बात है पीछे वाली गाड़ी जो है, इसको ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, और इस तरीके से इस पॉइंट पर आके ये गाड़ी इसको पकड़ लेती है। सही है। आप मुझे ये बताओ कि इनमें से स्पीड किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है? एक ही ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ही ज्यादा है तभी तो वो पकड़ पा रही है, वरना वो उसको पकड़ती है ऐसे। भाई मान लो जैसे कि एक बंदा तेज दौड़ रहा है, आगे है वो, और वो ही तेज दौड़ रहा है, तो पीछे वाला बंदा तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा उसको। अगर पीछे वाला बंदा उस बंदे को पकड़ पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, पीछे वाला बंदा तेज दौड़ रहा है और आगे वाला बंदा स्लो दौड़ रहा है। ठीक है। कि अगर पीछे वाला बंदा अगर आगे वाले बंदे को पकड़ पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए की स्पीड फास्ट है और बी की स्पीड कैसी है, स्लो है। सही है। ओके। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है। उस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है थोड़ा सा। रिलेटिव स्पीड देखिए, जब कभी भी आप लोग मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, एक ट्रेन है जो यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी ट्रेन है यहाँ से यहाँ आ रही है। तो जब कभी भी आप इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये ट्रेन मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये वाली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो जब कभी भी जब ये अपोजिट डायरेक्शन होती है, कैसी डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन, तो समझो इस टाइम पर क्या होता है। इस टाइम पर जैसे ही आप इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ये ट्रेन जैसे ही आपको क्रॉस करती है, आप इसमें बैठे हुए हैं, तो एक तो 60 किलोमीटर की स्पीड आपकी खुद की है और ये 40 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में और आ गई। तो आप जब इस ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपको ऐसा लगेगा यार ये अपोजिट वाली ट्रेन जो है ना बहुत तेज गई है, बहुत क्या हुआ है, तेज गई है। जब कभी भी आपके सामने से कोई ट्रेन आ रही होती है और आप एक ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार ये ट्रेन जो है बहुत फास्ट गई है, हालांकि ये ट्रेन इतनी फास्ट ना भी जाए तो भी आपको ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब कभी भी हम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमें इस ट्रेन की स्पीड जो है इन दोनों की ट्रेनों की स्पीड के प्लस के बराबर दिखती है। मतलब इस केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो दोनों की स्पीडों को ऐड करके कवर होता है। आप इस तरीके से समझो, जैसे एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है। ठीक है। मान लीजिए दीपक यहाँ है, सुमित यहाँ है। ठीक है। और दीपक इसकी तरफ भाग रहा है और सुमित भी इसकी तरफ भाग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, ये इसको कवर करने के लिए दोनों की स्पीडें क्या होंगी, ऐड होंगी कि माइनस होंगी? सिंपल बात है, ऐड होंगी। क्या होंगी ये? ऐड। क्योंकि भाई डिस्टेंस ये भी कवर कर रहा है और डिस्टेंस
ये भी कवर कर रहा है। तो जब कभी भी हम अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, हमारी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। वो स्पीडें क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। और जब कभी भी हम एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मान लीजिए दीपक यहाँ भाग रहा है, सुमित यहाँ भाग रहा है, और इनके बीच में जो है मान लीजिए 100 मीटर का गैप है, तो दीपक अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और सुमित जो है वो 5 किलोमीटर या फिर सुमित जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो आप मुझे ये बताइए, आपका ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस है, ये कितनी स्पीड से कवर हो रहा है? भाई ये भी भागता रहेगा आगे और ये पीछे पीछे भागता रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये 100 मीटर का जो डिस्टेंस है, ये दोनों चलते रहेंगे एक साथ, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, तो दो कितने कितने मीटर, कितने कितने किलोमीटर के हिसाब से कवर होगा? जब ये सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस करके आती है, तो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो हमारी स्पीड्स ऐड हो जाती हैं, और जब कभी भी हम सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं हमारी स्पीडें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। ध्यान रहेगा। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सबको? हाँ भैया। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिएगा तो ए और बी आपके पास टोटल 100 किलोमीटर अपार्ट है। दोनों जो गाड़ियां हैं वो ये हमारा केस 1 है, इसमें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इनको 5 घंटे लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में हम ट्रेवल करते हैं तो हमारी स्पीडें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। आप सोचो ना, जैसे मान लो एक बंदा, एक ट्रेन जा रही है और आपके साइड से एक और ट्रेन आ जाए पीछे पीछे से आपके सेम डायरेक्शन में, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये वाली स्पीड, ये वाली ट्रेन तो बड़ी स्लो जा रही है, हालांकि वो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड कुछ और ही है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे भाग रहे हैं, मतलब आपकी ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है, वो मान लीजिए 100 की स्पीड से जा रही है। तो आप अगर इसमें बैठे हुए हैं, अगर आप इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, इस वाली ट्रेन में 60 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड, उसमें 60 किलोमीटर पर आवर वाली में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 100 से नहीं जा रही, ये कितने से जा रही है, खाली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि इन दोनों की स्पीड में फर्क कितने का है, 40 का है। 60 से तो आप खुद भी चल रहे हो। अब मान लीजिए दो ट्रेन है 60 पे जा रही हैं, ये भी 60 पे जा रही है और ये भी 60 पे जा रही है, तो मुझे खुद बताओ, आप अगर इस ट्रेन में बैठे हो तो आपको क्या लगेगा, ये ट्रेन मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही? कैसा फील होगा आपको? कैसा लगेगा जब दोनों ट्रेन है सेम स्पीड से जा रही हैं निष्ठा, तो आपको क्या चीज फील आएगी कि भाई ये तो मूव ही नहीं कर रही। सही बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। मान लीजिए बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे दो दोस्त भाग रहे हैं, अगर दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं तो आपस में बातें कर लेते हैं वो दोनों के दोनों, क्यों? क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दोनों भाग भी रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल दोनों चल रहे हैं एक साथ, लेकिन एक तेज जा रहा है और एक हल्का सा कम है, तब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो उनका रिलेटिव स्पीड होता है। इसको आप ट्रेन से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो इस वाले बंदे को ऐसा लगता है कि ये ट्रेन बहुत तेज गई है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेन की जो स्पीड है वो इन दोनों की ट्रेन की स्पीडों का प्लस हो जाती है, ठीक है। और जब कभी भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो इनकी स्पीडें क्या हो जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं, जो मतलब रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक ट्रेन की स्पीड दूसरे ट्रेन की स्पीड के मुकाबले कितनी। जैसे मान लीजिए ये 60 है, ये 80 है, तो मुझे एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी दीपक? सेम डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इन डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में माइनस गैप हो कितने जाएगी का है, 20 का। भाई सेम 20 डायरेक्शन का। है ना। हाँ, अगर यही ट्रेन है अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती, ये 60 से होती और ये 80 से होती, तो कितना होता? तो ऐड हो जाती। हाँ, तो 140 होता। यही बात समझनी है आपको। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्पीड का मतलब है एक ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन के मुकाबले, ठीक है।
तो एक बार और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, दोबारा से बना लेते हैं एक बार और, ठीक है। तो ये एक ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया। इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। अच्छा जी, दोनों एक ए से शुरू करती है, एक बी से शुरू करती है, और 5 घंटे बाद सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी इधर चलती है, ये भी इधर चलती है, और 5 घंटे बाद ये दोनों जो हैं यहाँ पर आके मिल जाते हैं। 5 आवर्स लग जाते हैं, इसको भी 5 आवर लग जाते हैं और इसको भी 5 आवर लग जाते हैं। मतलब 5 घंटे बाद ये इस पॉइंट पर आके मिलते हैं। ये यहाँ से डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आ जाती है, और ये वाली जो है ये यहाँ से यहीं तक जाता है, और ये पकड़ लेती है इसको पीछे से। और ये तभी पकड़ सकती है जब ए की स्पीड ज़्यादा है बी के कंपेयर में, है ना। लेकिन टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स लगता है, हाँ या ना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? अच्छा जी, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ए और बी, ये ए है, यहाँ पर बी है, और इनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये यहाँ ट्रेवल करेगी, ये यहाँ ट्रेवल कर रही है। अब आप मुझे बताइए, ये 100 किलोमीटर कवर करने के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीडों का ऐड। अगर मैं इसकी स्पीड को अगर x मानूं और इसकी स्पीड को अगर मैं y मानूं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 आवर, टाइम लग रहा है 1 आवर, लिखा हुआ है टाइम कितना है, 1 hour. If they travel towards 1 each hour. other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? पूछा दोनों कारों की स्पीड क्या होगी। तो आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। भाई हमसे दोनों की स्पीड पूछी है, तो आपको नहीं लगता हमें लेट करना चाहिए एक की स्पीड x, दूसरे की स्पीड y, ठीक है। तो आइए ट्राई करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ, Y. लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, सेकंड कार की बात करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू में y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा जी, टोटल डिस्टेंस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, केस 1 लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। रीजन कौन सा केस 1 है, सेम डायरेक्शन का है ना, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाला केस है, ठीक है। अच्छा जी, आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? हाँ भाई दीपक बताइए, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बाबू? सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीडों का क्या करना है हमें, माइनस, Minus तो x माइनस वाई हमारी रिलेटिव स्पीड Y. हो जाएगी। अच्छा जी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, है ना। 100 kilometer. अच्छा जी, टाइम कितना लग गया, 1 hour. 5 आवर्स। अच्छा जी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, कौन सा वाला? हाँ जी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हाँ या ना। स्पीड कितना हो जाएगा आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100, और अपॉन में टाइम 5, 5 से काट रहे हैं इसको यहाँ पे 20, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू में 20 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, हाँ या ना। ठीक है, ओके। हम लोग हमारा सेकंड केस कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। केस 2, केस सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में तो है, अपोजिट डायरेक्शन, हाँ भाई। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड कह रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हम लोग। हाँ जी, हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी है, x plus y. बिल्कुल स्पीडें प्लस हो जाती है अपोजिट डायरेक्शंस में, x प्लस वाई। अच्छा जी, डिस्टेंस कितना है, 100. डिस्टेंस तो वही है 100 100. किलोमीटर। अच्छा, टाइम कितना है, 1. 1 आवर। 1 hour.
स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस में अपॉन टाइम। टाइम। स्पीड हो गई x प्लस वाई इक्वल टू में 100 और अपॉन में 1, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू में 100। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। x माइनस वाई इक्वल टू में 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू में 100। y से यहाँ y कट गया, x प्लस x कितना हो गया 2x, और यहाँ कितना हो गया आपके पास 120। x को अकेला कर दिया, 120 अपॉन में 2 काट पीट के कितना आ गया 60। तो एक कार की स्पीड तो निकल आई 60। इसको उठाकर पुट कर दीजिए वापस फर्स्ट इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस वाई इक्वल टू में 20, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 माइनस वाई इक्वल टू में 20, y को उधर भेजते हैं, 20 को यहाँ खींच देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 40। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो आपके पास हेंस स्पीड ऑफ कार 1 इक्वल टू में कितना है आपके पास x एंड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, y दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? तो आपको तो मेरे ख्याल से स्पीड ऑफ कार्स ही बतानी थी। तो जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें वो सिर्फ एक ही है कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देख लीजिए, हमने सबसे पहले दोनों कार्स की स्पीड लेट करी x और y, फिर सेम डायरेक्शन लगा के अपनी रिलेटिव स्पीड निकाली, डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला, इक्वेशन बनाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ऐसे ही हमने केस 2 में किया, अपोजिट डायरेक्शन, उसकी रिलेटिव स्पीड, उसका डिस्टेंस, उसका टाइम, फिर उसकी स्पीड निकाल दी, और फिर हम लोगों ने लास्ट में एलिमिनेशन मेथड से दोनों प्रोसेस को क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया। सही है ना? तो ये क्वेश्चन को आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर जब बात एरिया की हो रही है तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने ये तो बात बोली, इसने ये बात तो बताई नहीं कि ये सेंटीमीटर है कि मीटर है। तो उसने बोला उसकी टेंशन मत लो, वो जो भी चीज है उसको हम यूनिट मान रहे हैं, उसे हम क्या मान रहे हैं, यूनिट। अब वो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर लिखना है, जो भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ना लिखें, उसकी जगह यूनिट लिखो, बस खाली यूनिट चलाओ, ठीक है। अब जब एरिया को वो रिड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो बोलेगा, स्क्वायर उसने बोला है और यूनिट बोला है, उसमें कुछ गलत थोड़ी है। ये स्क्वायर यूनिट जो है ना, ये कहीं ना कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कितने से, 9 से। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। जब उसकी लेंथ तो रिड्यूस हो जाती है 5 से और ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाती है 3 से। तब रेक्टेंगल का एरिया भी कम हो जाता है 9 से। मतलब जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ नॉर्मल थी उससे 9 कम हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पे जो एरिया निकला होगा, और जब आपने लेंथ को 5 से कम कर दिया और ब्रेड्थ को 3 से बढ़ा दिया, उस टाइम पे जब एरिया कैलकुलेट किया तो उस एरिया में और जो प्रीवियस एरिया था उसमें जो फर्क है वो कितने का है, 9 का है। चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार और रिपीट कर लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कम हो जाता है 9 से। अब 9 से कम हो जाता है तो भैया पहले कुछ बात होगी तभी तो 9 से कम होगा। कब होता है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, जब लेंथ 5 से कम हो जाती है और ब्रेड्थ 3 से बढ़ जाती है जी। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, अगर हम लेंथ को भी 3 से बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 से बढ़ा दें, एरिया 67 से बढ़ जाता है। मतलब जो प्रीवियस था, जब नॉर्मल थी लेंथ, उसके कंपेयर में अब 67 हो जाता है एरिया। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। आपसे पूछा है कि इस रेक्टेंगल का डायमेंशन बताइए मुझे। भाई मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल बनता किससे है?
लेंथ और ब्रेड्थ से। तो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है। हमें लेंथ और ब्रेड्थ ही निकालनी है, डायमेंशन निकालना है, मतलब हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो इसको हम x और इसको हम लोग y सेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, आइए। तो लेट, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगल। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में x and let the breadth of rectangle इक्वल टू में y। अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो मतलब x इंटू में y हो जाएगा, मतलब xy हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा जी, केस वन, हाँ जी, लेंथ के साथ क्या किया आप लोगों ने, लेंथ का क्या किया था, 3 से कम कर दिया था। देखो ना, केस वन में क्या बोला है कि 5 से रिड्यूस होता है और ब्रेड्थ 3 से बढ़ जाती है। तो हमारी जो लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाएगी, x, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, y प्लस 3, ठीक है। समझ में आ रहा है। दीपक, माइक को थोड़ा सही से रखिए हाँ भैया, बाबू, आ रहा। माइक क्या? को थोड़ा सही से रखिए, आपकी सांस की आवाज तक अंदर आ रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, तो जो एरिया है आपका वो 9 से कम हो जाता है, ठीक है। तो एरिया तो निकाल ले पहले हम इसका, एरिया कितना हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है एरिया। लेंथ कितनी है, x माइनस 5, सही है। ब्रेड्थ कितनी है, y प्लस 3। थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, एक्स वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 5y और माइनस 15, हाँ या ना, ठीक है। ये हमारे पास, या फिर अगर आपको इसको सॉल्व नहीं करना है तो आप इसको ऐसे ही रखिए अभी फिलहाल के लिए। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा यार, ये वाला एरिया इस वाले एरिया से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। देखिए ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय कितना, 9 ना, 9 से रिड्यूस हो गया था ना पिछले वाले के कंपेयर में, ये वाला एरिया 9 कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो एक्स वाई है और ये वाला जो है, ये वाला एरिया, इन दोनों एरियाओं को अगर मुझे बराबर लेके आना है तो मुझे ये वाला एरिया इस वाले एरिया से कितना कम है, 9 कम है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा इसके। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, या दूसरे तरीके से बनाए, दूसरे तरीके से बताएं भाई। देखो, आपका ये जो एरिया आया है, अब ये एरिया जो आपका जब नॉर्मल एक्स और वाई थे उस वाले एरिया से कितना ज्यादा है, तो कम है, सॉरी ज्यादा तो है नहीं, कम है, कितना कम है, 9 कम है। तो मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो ऐसे समझ लो कि जो हमारा प्रीवियस एरिया था उसमें से अगर मैं 9 कर दूं, x माइनस वाई और y प्लस 3 को, तो किसके इक्वल आएगा, 9 के आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, सच बताइए, अगर नहीं आ रहा है तो बोलिए मुझे नहीं आ रहा है, बोलो अनुषा, आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। सर तो हम एरिया में से डायरेक्टली 9 माइनस कर लेते ना तो इक्वली, हाँ, तो इक्वल भी हो जाता, सही बात है। अगर हम प्रीवियस एरिया में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो इस वाले एरिया के इक्वल लिख सकते हैं। देखो, ये तो इक्वेशन बनाने का तरीका है, तो इक्वेशन बनाने का तरीका है। मैंने क्या किया, मेरा जो पिछला वाला एरिया था उसको इस वाले एरिया में से उस वाले एरिया को मैंने माइनस कर दिया और किसके इक्वल लिख दिया, 9 के। बात वही है, ठीक है। आप चाहें, अगर आपको ये वाली इक्वेशन सही नहीं लग रही तो आप ऐसे लिख लो इसको, एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू में x माइनस 5 और y प्लस 3, ये समझ में आ रही है तो इसको लिख लो, बात तो वही है। 9 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस का ये माइनस। बोलो कौन सी इक्वेशन आपको ज्यादा सूट हो रही है,
इससे करें कंटिन्यू। तो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ -9, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ठीक है। अच्छा एक्स वाई से आपका एक्स वाई हट गया, ठीक है। इस चीज़ को मैं ये रख रहा हूँ, -15 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ -9, यहाँ पे 3x माइनस 5y, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल टू में 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 6। ये आपकी पहली इक्वेशन, 6। ठीक है। आया समझ में? इसी तरीके से केस 2 में देखिए उसने क्या बोला है। केस 2 में लेंथ जो है वो 3 से बढ़ जाती है और ब्रेड्थ जो है वो 2 से बढ़ जाती है, तो जो एरिया जो है वो 67 से प्लस हो जाता है। अच्छा जी, मतलब 67 ज़्यादा हो जाता है एरिया हमारा। तो ये केस 2 बनाते हैं। जो एरिया है आपके पास, जो आपके पास लेंथ है वो कितनी है, लेंथ कितनी हुई, 3 से बढ़ गई थी ना, और जो ब्रेड्थ है वो कितने से बढ़ गया, 2 से, वो 2 से बढ़ गया। अब जो एरिया निकला है y प्लस 2, हाँ जी, वो x प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पर y प्लस 2 आ जाएगा, y, यहाँ पे y प्लस 2। अच्छा यार ये वाला एरिया और जो प्रीवियस एरिया है, ये वाला एरिया बड़ा है ना वो प्रीवियस एरिया से, तो अगर मैं ये वाला एरिया बड़ा है प्रीवियस एरिया से, कितना बड़ा है 65 67 बड़ा है, तो ये वाला एरिया बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे इस वाले एरिया को मैं क्या कर देता हूँ 67 से कम कर देता हूँ और इक्वल कर देता हूँ मेरे उस वाले एरिया से। इनको मल्टीप्लाई करिए, इससे एक और इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करिएगा, आप लोगों को x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? ये आपका होमवर्क यहाँ से आगे करना है आपको खुद। समझ में आ रहा है गाइस? ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आप उसको देख के पहुँच सकते हैं वापस से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें इसके आगे, ठीक है? यस सर। ओके, कर पाएंगे ना? यस सर। ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो मैं करूँगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू वेरी मच।